चलिए आज हम लोग जीवों में जनन का चौथा क्लास देख रहे हैं। इससे पहले तीनों क्लास चल चुका है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जनन में। हम आप लोग को बताए थे 3 पार्ट हम लोग को पढ़ना है, 3 प्रकार पढ़ना है। कायिक जनन पढ़ना है, अलैंगिक जनन पढ़ना है और एक लैंगिक जनन पढ़ना है। जिसमें कायिक जनन हम लोगों ने पढ़ लिया और आज हम लोग क्या चालू करने जा रहे हैं, अलैंगिक जनन। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर अलैंगिक जनन होता क्या है। जैसे लैंगिक जनन मैक्सिमम स्टूडेंट समझते हैं, ठीक ना। लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है, उसमें 2 पेरेंट की आवश्यकता होती है जो कि दोनों के दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जैसे नर और मादा। लेकिन वैसा नहीं होता है ये अलैंगिक जनन। बात समझ रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि अलैंगिक जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। अलैंगिक जनन जनन की वह विधि है जिसमें केवल एक लिंग की आवश्यकता होती है। तो हम आप लोगों को क्लास 11th में पूछे थे, एक बात बताइए, आप एक लिंगी है या द्विलिंगी है, पूछे थे 11th क्लास में, पूछे थे ना। तो जवाब क्या आया था, ये तो फिक्स है, या तो नर है या तो मादा है। ऐसा तो नहीं है ना कि किसी में दोनों गुण पाया जाता है, नहीं ना। तो देखिए यहाँ पे, तो जिस जीव में सिर्फ एक ही गुण पाया जाता है वह एक लिंगी जीव होता है ना। अब इसमें देखिए, इसमें तो मात्र एक ही लिंग की आवश्यकता पड़ रही है। अलैंगिक जनन करने में सिर्फ एक ही लिंग की आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन लैंगिक जनन करने में 2 लिंग की आवश्यकता पड़ती है, नर और मादा, ठीक ना। अलैंगिक जनन की क्रिया उत्पन्न, अलैंगिक जनन से जो क्रियाएं होती हैं और उससे जो उत्पन्न संतान होते हैं एकदम किसके जैसे होते हैं, अपने जनक के समान ही होते हैं। उसमें जरा सा भी क्या होता है, बदलाव नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं। इसको फर्द लड़का सब पकड़ लेता है कि क्या बनाए हैं। यहाँ तक क्रिया जब खत्म हो जाता है तब पता चल जाता है कौन सी बन गया है, अमीबा बन गया है। अब यह देखिए, यह अमीबा है, अमीबा में रिप्रोडक्शन होता है तो अलैंगिक जनन प्रक्रिया के तहत ही होता है। बात समझ रहे हैं ना। अब इसमें जो जनन होगा विखंडन के जरिए होगा। यह क्या होगा बाबू, एक समय के बाद से यह क्या हो जाएगा, 2 भागों में टूट जाएगा, विखंडित हो जाएगा। और इसमें गुण क्या होता है कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है ना, जब इसमें विखंडन की क्रिया होता है ना तो दोनों में क्या होता है, बढ़ जाता है। इसमें एगो चला आता है, एगो इसमें चला आता है, तब जाकर के नए जीव का निर्माण होता है। अब बताइए कि इसमें एक ही जीव की आवश्यकता पड़ी ना, एक ही लिंग की आवश्यकता पड़ी, ठीक ना। अब इससे जो उत्पन्न संतान होगा एकदम हूबहू अपने जनक के समान होगा। एक बात बताइए, हम लोगों में जो हम लोग के पेरेंट्स से जनक है, क्या हम लोग का चेहरा उन लोगों से मिलता जुलता है? नहीं है, नहीं है। देखिए, उसको नाम बराबर चीज़ों को हम नहीं लेकर के चलेंगे, ठीक ना। इसमें तो क्या होता है, एकदम हूबहू जैसा ये है वैसा उसका मतलब क्या होगा, संतान होगा। बातें समझ में आ रही है ना। अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे अपने जनक के समान होती है, अर्थात अपने जनक का क्लोन होती है। यानी आप इससे समझ लीजिए बाबू, यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर रहा है कि इसके तहत जो रिप्रोडक्शन हो रहा है और इससे जो संतान उत्पन्न हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोन। जो एक समान होता है उसको क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए अलैंगिक जनन को क्या कहते हैं, एकल जीव जनन भी कहते हैं। एकल जीव जनन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक ही जीव की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एकल जीव बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ से यहाँ तक, आगे बढ़े। अब देखिए, अलैंगिक जनन की कुछ विधियां होती है। अब इसमें से क्वेश्चन पूछता है, इसमें से क्वेश्चन पूछता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अलैंगिक जनन के बाबू कुछ विधियां होती है, उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग, एक होता है द्विखंडन, द्विभाजन भी दे सकता है, द्विखंडन दे सकता है, द्विभाजन भी दे सकता है, ठीक ना।
बीजाणु जनन दे सकता है, मुकुलन दे सकता है, कलिका दे सकता है, खंडीभवन दे सकता है, पुनरुद्भवन दे सकता है। ठीक ना। अब इसमें हम लोग कितना पढ़ना है, 1 2 3 4 5 6, इसके 6 प्रकार पढ़ना है। ठीक ना। 6 प्रकार हम लोग पढ़ लिए, समझ लीजिए कि अलैंगिक जनन खत्म। ठीक ना। और आज हम लोग को क्या करना है, इस 6 प्रकार को पढ़ लेना है ना। पहला विधि देखिए, पहला विधि है बाबू कि द्विखंडन किसे कहते हैं। द्वि का मतलब क्या होता है, द्वि का मतलब 2 होता है, और खंडन का मतलब क्या होता है, बट जाना। अब देखिए दिया है, इस विधि में प्राय जनन के समय जनक का शरीर जो होता है बाबू, वह क्या होता है, 2 बराबर भागों में समसूत्री विभाजन के द्वारा बढ़ जाता है। एगो चीज ध्यान रखिएगा, ये समसूत्री क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पर कोई एगो जीव है तो उसका शरीर जो है 2 बराबर भागों में कौन सी होता है, विखंडित हो जाता है। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, द्विखंडन बोल सकते हैं। और यहाँ पर क्या दिया, समसूत्री। अगर हम यहाँ पर 2n देते हैं तब बटेगा तो कौन सी हो जाएगा, तो यह मतलब यह क्या हो जाएगा, समसूत्री विभाजन इसको हम बोलेंगे। ठीक ना। समसूत्री विभाजन द्वारा बढ़कर 2 नए संतति जीव का निर्माण करता है। ठीक ना। देख लीजिए यहाँ पे, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विभाजन द्वारा अलैंगिक जनन कहते हैं। अब अलैंगिक जनन पूछेगा तो आप लोग बोलिएगा यही, इसमें जीव का शरीर 2 बराबर भागों में बंट जाता है। ठीक ना। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन बोलेंगे नहीं, इसको हम लोग द्विखंडन बोलेंगे। प्रक्रिया तो अलैंगिक है ना, यह विधि अलैंगिक है। ठीक ना। लेकिन इसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्विखंडन बोलेंगे। ठीक है। अब इसमें पूछेगा आप लोगों को कि यह प्रायः एक कोशिकीय जीवों में होता है। एक बात बताइए, हम लोग क्या है, एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय है। बहुकोशिकीय का मतलब क्या होता है बाबू, हम लोग के शरीर में देखिएगा बहुत सारी कोशिकाएं तो हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार की है। इस कान की कोशिकाएं, हमारी आँख की कोशिकाएं दोनों अलग अलग है, हमारे इस हाथ की कोशिकाएं, इस हाथ की कोशिकाएं अलग अलग है। इसीलिए हम लोग क्या हो जाते हैं, बहुकोशिकीय हो जाते हैं। और एक कोशिकीय का मतलब क्या होता है कि उसके शरीर में एक ही कोशिका है, एक ही प्रकार की कोशिकाएं है ज़्यादा, लेकिन एक ही प्रकार की है। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए, यह प्रायः किस में होता है, एक कोशिकीय में होता है। और इतना जान जाइए, यह जो भी होता है अलैंगिक जनन, यह सब सूक्ष्म जीवों में होता है। सबसे ज़्यादा किस में होता है, आपने कभी अमीबा को देखा है, नहीं देखा है, उससे हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देखेंगे, है ना। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल है, अमीबा है, यूग्लिना है। ठीक ना। अब देखते हैं बीजाणु जनन। इस विधि द्वारा जनन के समय जीवों की कोशिका में या बाह्य भाग पर क्या होता है, एक कोशिकीय पतली भित्ति यानी जो आवरण होता है उसके बाहर युक्त संरचना का निर्माण होता है। मान लीजिए कि यह कोई जीव है, इसके बाहर क्या होता है, एक लेयर बनता है, एक संरचना का निर्माण होता है जिसे बीजाणु कहते हैं। और यह बीजाणु कुछ समय बाद जनक कोशिका या पौधों से अलग होकर के विभिन्न स्थानों पे क्या होते हैं, फैल जाते हैं और नए जीव का निर्माण करते हैं। और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, बीजाणु जनन बोलते हैं। एगो चीज़ समझ लीजिएगा, इस प्रकार के जनन में ऐसे तमाम सारे जो पौधे आएंगे, तमाम सारे जो जीव आएंगे ना, वह हर परिस्थितियों में जनन नहीं कर सकते हैं। अपने लिए कैसे परिस्थिति को चुनते हैं बताइए, अपने लिए अनुकूल परिस्थिति को चुनते हैं। अब गर्मी के दिनों में आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि कोई कुत्ता बच्चा दिया है, लेकिन अभी देखिए ठंडी में, ठंडी का मौसम उसके लिए कौन सी हो जाता है, अनुकूल हो जाता है ना। अब इस समय हम लोग कौन सा फसल बोए हैं खेतों में, गेहूं बोए हैं ना, जा करके धान बोइए, उसके लिए अनुकूल मौसम नहीं है। उसके लिए जो होता है बरसात का मौसम अनुकूल होता है। बात समझ रहे ना। गेहूं के लिए ठंडी का मौसम क्या होता है, अनुकूल होता है। अभी देखिएगा एक चिड़िया हम लोग के यहाँ आई है और फिर से वो लोग चले जाएंगे, बकुला देखे हो ना, उसको हम लोग साइबेरियन क्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
साइबेरियन क्रेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वह हम लोग यहाँ की पक्षी नहीं है, वह साइबेरिया से यहाँ पे आई हुई है। साइबेरिया एक देश है, वहाँ से वह चिड़िया क्या है, यहाँ पे आई है। वहाँ पे उसके लिए अभी अनुकूल मौसम नहीं है, तो भोजन के तलाश में लोग क्या करते हैं, इधर चले आते हैं, ठीक ना। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइबेरियन क्रेन बोलते हैं। क्रेन क्या है बोलते हैं, क्रेन आप लोगों ने देखा है, देखे कहीं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पलट जाती है तो आता है मतलब देखते हैं ना, एकदम पूरा लंबा लंबा रहता है, डालेगा उठा के उन्हें रख देगा। अब इन लोगों का भी गर्दन देखिएगा, एकदम क्रेन के जैसा नहीं होता है, बात समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइबेरियन क्रेन या प्रवासी पक्षी बोल सकते हैं। कौन सा पक्षी? तो दूर दराज अगर हम लोग काम करने जा रहे हैं किसी दूसरे स्टेट में, हम लोग प्रवासी मजदूर हो जाएंगे, और उधर से वो यहाँ पे चिड़िया आई है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रवासी पक्षी बोलेंगे, ठीक है। कैलोमाइडोमोनस में होता है। कैलोमाइडोमोनस क्या है, एक प्रकार का शैवाल है जो तंतुमय होता है। कैसा होता है? तंतुमय का मतलब क्या बताए हैं? जैसे ये देखिएगा, ये कैसा है, यह तंतुमय है, यह भी कैसा है, यह भी एक तंतुमय है, ठीक ना। तो इस प्रकार से होता है वो कैलोमाइडोमोनस शैवाल होता है। एक पेनिसिलियम कवक दिया हुआ है। तो देखिए इसमें प्रकार तो बहुत सारे हो सकते हैं, और यह जनन करने के लिए हमेशा उचित मौसम का क्या करता है, चुनाव करता है, ठीक ना। बस इतना ही जान जाइए, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर इस ब्रह्मांड में दिख रहा है तो कहीं ना कहीं उसका जो मतलब क्या है, पूर्वज है, वह कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, जनन की क्रिया कर रहा है। अगर हम लोग को ये कैलोमाइडोमोनस दिख रहा है, ठीक ना, तो कहीं ना कहीं इसके जो पूर्वज है, ठीक ना, लेकिन हालांकि पूर्वज एक में शोभा नहीं दे, ठीक ना, लेकिन रिप्रोडक्शन की क्रिया तो हो रहा है ना जी। अब इसके बाद से एक टॉपिक आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मुकुलन बोलते हैं। बर्डिंग इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। देखिएगा इसमें क्या होता है, एक जीव होता है और उसी जीव के शरीर पे क्या होता है, अलग से एक उभार आना चालू हो जाता है। जैसे कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए कि यह एक जीव है, अभी तो इस पे किसी प्रकार का कोई भी मतलब प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन यही जीव कुछ दिनों के बाद जब परिपक्व अवस्था में पहुंचेगा ना, तो इस प्रकार की आकृति दिखना चालू हो जाएगा। बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इस प्रकार की आकृति बन जाएगा। तो आपको लोग दिख रहा है ना कि यहाँ पे यह जीव इस प्रकार से था, लेकिन कुछ दिनों के बाद से इस जीव के शरीर पे एक उभार आ रहा है अलग से, और यही जो उभार है आगे चल करके क्या हो जाएगा, इस जीव से अलग हो जाएगा। इस जीव से कौन सी हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और जब अलग हो जाएगा ना, तो यह एक स्वतंत्र रूप मतलब क्या करेगा, स्वतंत्र जीवन व्यतीत करेगा। यह भी कौन सी बन जाएगा, एक जीव बन जाएगा। और इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, अब मान लीजिए कि हाइड्रा हो सकता है ना। हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन की प्रक्रिया से उसमें जनन होता है। तो यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन का डेफिनेशन क्या बनेगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पे इसका डेफिनेशन बन जाएगा कि यह अलैंगिक जनन की एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसी विधि है जिसमें जीव के शरीर पर एक छोटा सा उभार आता है, और वही उभार आगे चल करके क्या होता है, उस जीव के शरीर से अलग हो जाता है और स्वतंत्र रूप व्यतीत करता है, ठीक ना। और फिर से स्वतंत्र रूप व्यतीत करेगा, और वही जीव फिर परिपक्व अवस्था में पहुँचेगा, और जब परिपक्व अवस्था में पहुँचेगा तो फिर वो भी रिप्रोडक्शन की क्रिया करेगा। और जितने भी चीज़ों को आप लोग बता रहे हैं, यह सब सिंगल पेरेंट्स होते हैं, ठीक ना। इसमें रिप्रोडक्शन करने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बात समझ रहे हैं ना, कहीं पे दिक्कत है नहीं ना। एक बार इसको देख लेते हैं। इस प्रकार का विभाजन ईस्ट में पाया जाता है। इस विधि में ईस्ट कोशिका में क्या होता है, बाह्य भाग पर जनन के समय सूक्ष्म गोलाकार कई संरचनाएं बनती है। जैसे आप लोग देखिए यहाँ पे हम ये बनाए थे जीव, तो यहाँ इसके शरीर पे इस प्रकार से एक गोलाकार संरचना नहीं बन रही है। अब यही गोलाकार संरचना क्या होती है, आगे चल करके हट जाता है शरीर से। तो यहाँ पे देखिए, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मुकुल बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मुकुल बोलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेगा यहाँ पे, ठीक ना। और यही मुकुल ईस्ट से अलग होकर क्या करता है, अनुकूल समय आने पर एक नए ईस्ट में क्या होता है, बदल जाता है, ठीक ना। हर समय तो बदल नहीं सकता है, एक जब तक उसके लिए अनुकूल समय नहीं आएगा
वह उस जीव के शरीर को छोड़ नहीं सकता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो सभी जीव अनुकूल मौसम का चुनाव करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। 4 नंबर देखते हैं हम लोग, कलिका। जब किसी पौधों में पत्ती या तने के अग्रभाग पर बहुकोशिकीय हरे रंग की गोलाकार संरचना बनती है तो उसे कलिका कहते हैं। यह कलिका मातृ पौधों से अलग होकर के अनुकूल समय आने पर क्या होता है, एक नए पौधे का निर्माण करता है। अब इसमें दिया है फेउनेरिया दिया है। एक बात बताइए, आप लोगों को हम कल बताए थे कि नहीं बताए थे कि अगर इस प्रकार का मान लीजिए कोई पौधा है, तो कलिका यहाँ से निकल सकती है कि नहीं निकल सकती है? निकल सकती है ना। तो यही कलिका आगे चल करके क्या होती है, इस शरीर से अलग हो जाती है और स्वतंत्र रूप से अपना जीवन भी व्यतीत करती है और नया एक जीव का निर्माण भी करती है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कलिका जनन बोलते हैं। खंडी भवन, खंडी भवन को देखते हैं हम लोग। खंडी भवन क्या होता है, इस विधि में बहुकोशिकीय जनक जंतु का शरीर 2 या 2 से अधिक खंडों में क्या होते हैं, स्वतः टूट जाते हैं। तोड़ने की आवश्यकता दूसरे को नहीं है, यह खुद ब खुद क्या होता है, टूट जाता है। और प्रत्येक खंड अनुकूल समय आने पर एक नए पौधे का क्या करता है, एक नए पौधा या जीव में बदल जाता है। और इसमें देख सकते हैं स्पाइरोगाइरा, एक है यूलोथ्रिक्स। यह दोनों के दोनों क्या है, शैवाल की प्रजातियां हैं। कुल मिला जुला करके अभी तक जितने हम लोग पढ़े हैं सब में तो विखंडन की प्रक्रिया ही हो रही है। एक शरीर देखिए, अलैंगिक जनन में आप देखिएगा मैक्सिमम सबके सब क्या हो जाएगा, एक शरीर तो एक ही है, तो जाहिर सी बात है उसी शरीर से हट जाना है उसको। तो विखंडन की प्रक्रिया को ये सब जीव क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। और इसमें भी हम लोग का क्या, इसमें मतलब कि डेफिनेशन बदला, डेफिनेशन नहीं बदला, बस एग्जाम्पल बदला, ठीक ना। पुनर्उद्भवन, पुनर्उद्भवन क्या होता है कि कुछ जीवों में पुनर्उद्भवन, रीजेनरेशन इसको बोलते हैं, जो फिर से मतलब क्या होता है, आ जाता है, ठीक ना। बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा कि कुछ जीवों में पुनर्उद्भवन की असीम क्षमता पाई जाती है, सब में नहीं, कुछ जीवों में। पुनर्उद्भवन समझ में नहीं आ रहा होगा, पहले आगे चलिए देखिए। जैसे प्लेनेरिया है, स्पंज है, हाइड्रा है, अमीबा है। आपने क्या पढ़ा, कुछ जीवों में पुनर्उद्भवन की असीम क्षमता पाई जाती है। कुछ एग्जाम्पल बता दिया गया, लेकिन क्या है समझ में नहीं आ रहा है। आगे देखिए, यदि इन जीवों का शरीर कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए और वे प्रत्येक टुकड़े जिसमें कौची है, केंद्रक का अंश उपस्थित होता है, उसमें केंद्रक का अंश उपस्थित होना जरूरी है, ठीक ना। केंद्रक का अंश उपस्थित होता है, वे टुकड़ा पुनः क्या करता है, विभाजन द्वारा पूर्ण शरीर का निर्माण कर सकता है। एक बात बताइए, यहाँ पे आप लोगों को हम बताए, मान लीजिए यह हाइड्रा है, यह हाइड्रा क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक टुकड़ा जिसमें कौन सी पाया जाता है, केंद्रक। अब इसमें जो केंद्रक पाया जाएगा, यही केंद्रक क्या होता है, जो यह टुकड़ा टूटता है ना, इसमें भी क्या होता है, एक केंद्रक पाया जाता है। और यही जो भाग है टूट करके यहाँ पे एक नया जीव का निर्माण कर देता है। चीज़ों को फिर से पढ़िए और फिर से समझने का प्रयास कीजिए। इन जीवों का शरीर कई टुकड़ों में क्या होता है, विभाजित कर दिया जाता है और वे प्रत्येक टुकड़े जिसमें कौन सी पाया जाता है, केंद्रक। तो यहाँ पर भी केंद्रक पाया जाता था और जो ये टूट करके हट गए यहाँ पर, इसमें भी केंद्रक पाया जा रहा है, ठीक ना। उसका अंश उपस्थित होता है और वे टुकड़ा पुनः क्या करता है, विभाजन द्वारा पूर्ण शरीर का निर्माण कर लेता है। अब बताइए, यह जो पूर्ण शरीर का एक निर्माण किया हुआ है, यह फिर आगे चल करके इसी आकृति में न होगा जी, और फिर से क्या करेगा, जब जनन की प्रक्रिया करनी हो तो इसमें भी इसी प्रकार से होगा।
फिर यह टूट जाएगा और फिर इसमें केंद्रक होगा, इसमें भी केंद्रक होगा, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा, फिर परिपक्व अवस्था में जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा और फिर से क्या हो जाएगा, फिर से ये प्रक्रिया निरंतर चलते रहती है। और निरंतर जो चलती है ना प्रक्रिया, यही तो इसको इसके पीढ़ी दर पीढ़ी को आगे बढ़ाने में मदद करती है। बात समझ रहे हैं ना। तो यह प्रक्रिया हाइड्रा में होता है। तो पुनर्उद्भवन में क्या समझे, इसमें जो शरीर है इसका कई टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और वही टुकड़ा क्या होता है, आगे चल करके उसमें केंद्रक का अंश रहता है और वही केंद्रक का अंश के चलते वह एक नया जीव के रूप में बदल जाता है, ठीक ना, और फिर से स्वतंत्र रूप व्यतीत करता है और धीरे धीरे फिर से वह परिपक्व बन जाता है और परिपक्व होने के बाद से फिर से उसमें से जनन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, देखिए हर चीज का लाभ भी होता है और हर चीज का हानि भी होता है। बात समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को अलैंगिक जनन का लाभ पढ़ना है कि आखिर अलैंगिक जनन से लाभ क्या होता है। कुछ तो लाभ होता होगा ना जी, तो कुछ लाभ होता होगा तो कुछ हानियां भी होती होगी। तो सबसे पहले लाभ को देखते हैं। इस विधि द्वारा उत्पन्न संतान आनुवांशिक और अकारकी में जनक के समान होते हैं। अनुवांशिक गुण तो उसी का पाया जाएगा। आकार कैसा होगा, अगर अमीबा है तो हूबहू जब उसमें से रिप्रोडक्शन की क्रिया होगी ना, तो जिस प्रकार से उसका जनक है, मान लो कोई जनक अमीबा है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक अमीबा बना देते हैं। अब इसका जो नया संतान उत्पन्न होगा वह कैसन होगा, वो भी तो इसी प्रकार से ना होगा जी। अब मान लीजिए हम सेम नहीं बनाए हैं, ठीक ना, लेकिन यह जब भी होगा ना तो दोनों क्या होगा, एक जैसा ही होगा। इसमें यही सबसे बड़ा गुण पाया जाता है। और दूसरा गुण सबसे पहले क्या पाया जाएगा, इसको रिप्रोडक्शन के लिए किसी का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, यह स्वतः रिप्रोडक्शन कर सकता है, क्योंकि जब यह परिपक्व हो जाएगा खुद अपने आप को क्या करेगा, दो भागों में विखंडित कर देगा। तो अलैंगिक जनन का यह भी क्या होता है, एक फायदा होता है, एक लाभ होता है, जो कि लैंगिक जनन में कोई महिला सिर्फ किसी बच्चे को जन्म दे सकती है, संभव नहीं है जी। कोई पुरुष किसी बच्चे को जन्म दे सकता है, नहीं। तो उसमें देखिए, उसमें यह कमियां है, ठीक ना, लेकिन इसमें इसका क्या बन गया है, लाभ बन गया है, ठीक ना। इसको किसी को इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे देखेंगे आप लोग, इसी में इस विधि द्वारा उत्पन्न संतान में गुणसूत्रों की संख्या जनक के गुणसूत्रों की संख्या के समान होती है। हालांकि तो सब में होता है, ठीक ना, लेकिन कभी कभार क्या होता है, लैंगिक जनन में यह क्रिया गड़बड़ हो जाती है। गुणसूत्र में क्या होता है, चेंजिंग आ जाता है, कहीं 45, कहीं 46, कहीं 47, लेकिन मैक्सिमम लोगों में 46 पाया जाता है ना। इसमें जनक के लिए केवल एक जीव की आवश्यकता पड़ती है, इसका ये फायदा है। इसमें जनक के लिए युग्मक जनन, निषेचन आदि की आवश्यकता नहीं होती है। निषेचन की क्रिया किसमें होता है, लैंगिक जनन में होता है। निषेचन की क्रिया किसमें होता है, फर्टिलाइजेशन किसमें होता है, लैंगिक जनन में होता है। इसमें कहाँ कब फर्टिलाइजेशन हुआ, अगर मान लीजिए कि हम ये अमीबा बना दिए, इसमें कहाँ कब हो रहा है निषेचन की क्रिया, इसमें तो निषेचन की क्रिया हो ही नहीं रहा है। यह बस परिपक्व अवस्था में पहुंचता है और परिपक्व अवस्था में पहुंचने के बाद से अपने आप को क्या करता है, दो बराबर भागों में विखंडित कर देता है और दोनों में न्यूक्लियर मतलब क्या होता है, केंद्रक चलाता है, फिर से स्वतंत्र जीवन, एक नया जीव है नहीं। तो इसमें रिप्रोडक्शन तो होता है, इसमें निषेचन की आवश्यकता नहीं होती है। क्या इसमें युग्मक बन रहे हैं, लेकिन आप लोगों को बताए थे ना कि यह मान लीजिए मेल है या फीमेल है, तो दोनों में युग्मक का निर्माण होता है और दोनों क्या करते हैं, अपना युग्मक शेयर करते हैं, है ना। एन युग्मक ये शेयर करता है, एन युग्मक ये शेयर करता है और दोनों का युग्मक मिलकर क्या बनाता है, दोनों का युग्मक मिलकर के क्या बनाता है, 2n बना लेता है। यह n शेयर किया, यह n शेयर किया, तो दोनों मिलकर कौन सी बनाएगा, 2n बनाएगा ना। तो अब देखिए, इसमें निषेचन की क्रिया हो रहा है, इसमें युग्मक जनन की क्रिया हो रहा है, लेकिन यह अमीबा में हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना, अमीबा में यह नहीं हो रहा है। किसी को कोई दिक्कत, तो यह इसका लाभ था। तो जहाँ पे लाभ है वहीं पे कुछ इसको हानियां भी है।
और कौन सी हानियां हैं उसको देखते हैं। सिर्फ पढ़ते जाइएगा समस्या का समाधान नहीं है, पढ़ करके उसको कंप्लीट करना ही समस्या का समाधान है। और एक चीज़ जान लीजिए, हमारे ख़त्म कर देने से ये ख़त्म नहीं हो जाएगा, जब तक आप इसको ख़त्म नहीं कीजिएगा। आपको भी ख़त्म करना ज़रूरी है। हम तो मान लीजिए लगातार खींचिए रहे हैं, 4 क्लास हो गया, 4 क्लास आज ओवर होने वाला है और 1 क्लास की आवश्यकता है। 5 गो क्लास में पहला चैप्टर ख़त्म। अब आपको इसमें कितना क्लास देना पड़ेगा घर पे जाके इसको कंप्लीट करने के लिए, ये आप देख लीजिएगा, ठीक ना। हमको जा कर के बोर्ड में कॉपी नहीं लिखना है, लिखना आप लोगों को ही है। बात समझ रहे हैं ना, हमको नहीं लिखना है, आप ही जाइएगा वहाँ पे। और ऐसा होता है ना कि हो सकता है कि आज ही के दिन पिछला बैच चालू हुआ होगा, आज ही के दिन नहीं, हालांकि 5 तारीख को चालू हुआ था। अब वो लोग देख लो फार्मा पर पहुँच गए हैं। कल उन लोगों का लास्ट क्लास है, लास्ट क्लास नहीं है, कल खा पी के विदा कर दिया जाएगा, है ना। हालांकि लास्ट क्लास आज ही था, ऐसा थोड़ी आप लोगों का चालू हुआ है तो लास्ट क्लास नहीं होगा। एक दिन आएगा जिस दिन आप लोगों को भी खा पी के विदा कर दिया जाएगा, ठीक ना। मैंने आप लोगों को खा पी के नहीं आगे देखते हैं अलैंगिक जनन की हानियां। इस विधि द्वारा नई प्रजाति का विकास नहीं हो पाता, इसमें विकास संभव ही नहीं है। कहाँ बदल रहा है, अपने जनक के समान ही तो हो रहा है ना। जैसा उसका जनक वैसा उसका संतान, कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, ना रूप में ना आकार में, सब कुछ सेम सेम, ठीक ना। इसका लगता है हमको कुछ गुण चीन वालों के पास भी है, फर्क ना हो पाता है वहाँ के लोगों में। देखिएगा सब किसी का मतलब लगता है कि नाक प्लास्टर किया गया है, नाक वहाँ का मतलब जो महिलाएं होती है ना, पुरुष होते हैं, नाक लगता है सब चिपुट चिपुट है, ठीक ना। और यहाँ पे तो प्रयास किया जाए तो 15 दिन 20 दिन में सबका नाम याद हो जाएगा, ठीक ना, कैसे फेस से। लेकिन यहाँ पर अगर 15-20 गो चीनी लड़कियों को बैठा दिया जाए, अब चीनी मतलब समझ रहे हो ना, चीन के उन लोग चाइन के, अच्छा चाइनीज तो उसमें भी लगा दिया, ठीक ना। तो उन लोग का नाम याद करने में दिक्कत होता है, सबके चेहरा सामान्य होता है और गलती से सब किसी को सेम ड्रेस पहना दीजिए, बस हो गया कल्याण और यहाँ पे सब किसी को सेम ड्रेस ही पहना दिए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। किसी का चेहरा सेम होगा नहीं होगा। अब देखिए इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, अलैंगिक जनन में बाबू अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। इससे उत्पन्न संतान में किसी नए गुण का विकास नहीं होता है। ऊपर वाला लाइन क्या पढ़े हैं, अरे ये नहीं ना, इस विधि द्वारा नई प्रजाति का विकास नहीं होता है। इससे उत्पन्न संतान में किसी नए गुण का विकास, कहाँ से किसी गुण का विकास होगा। रिप्रोडक्शन के लिए सेम जनक है, तो जब सेम जनक है तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई मतलब बदलाव आ सकता है, नहीं आ सकता है, ठीक ना। और यह क्या है कि इस विधि द्वारा उत्पन्न संतान क्या होता है, दुर्बल मतलब क्या होता है, कमजोर होता है। अच्छा आप लोगों को तो बताए हैं, हालांकि वह अलैंगिक जनन की क्रिया नहीं है। अगर आप गेहूं बोते हैं अपने खेत में और उसी से जो जीव उत्पन्न होते हैं, मैंने दूसरा का गेहूं जो उत्पन्न हो रहा है उसी को आप लोग फिर से खेत में छीटिए, देखिए उतना मजबूत नहीं होगा और वह दिन पर दिन कौन सी होता चला जाएगा, कमजोर होता चला जाएगा। तो इससे क्या होता है, जो भी संतान उत्पन्न होते हैं क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं। और इसके कारण जनक एवं संतानों में अंतर स्पष्ट करना कठिन हो जाता है। जब एक ही समान होगा तो इसमें अंतर स्पष्ट करना आसान चीज़ है जी, नहीं है, ठीक ना, इसमें अंतर स्पष्ट नहीं हो पाएगा।